फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में भी इकोनॉमिक्स के एक्सरसाइज 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। तो यहाँ पे हम लोग आज भी इकोनॉमिक्स के ही सेकेंड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताई जा रही है उसका आप आंसर बताइए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया आपका भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा। आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आपकी फाइनेंशियल ईयर होती है, यानी कि वित्तीय वर्ष कहलाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन में कहा गया आपका राष्ट्रीय आय मापा जाता है, सॉरी यहाँ पे मापा होगा, ठीक है, मापा जाता है। किसके द्वारा राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, ठीक है, मापा, ठीक है, मापा जाता है। चार विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। पहला आपका आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, तीसरा आपका व्यवसायिक गणना विधि द्वारा और चौथा बोला गया उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय जो मापा जाता है वो ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है आपको, उपरोक्त सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी यानी कि तीनों के द्वारा राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए कहता है आपका बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रहे हैं। कितना प्रतिशत लोग जो है गरीबी में गुजर रहे हैं वो कहने का सेंस यहाँ पे है क्वेश्चन में। पहला विकल्प है 41.4%, दूसरा 42.3%, तीसरा आपका 51.4% और चौथा विकल्प है आपका 61.4%। यहाँ ध्यान रखिएगा, गरीबी में भी गुजर रहे हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं वो उसमें गुजर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 41.4%। कितना? 41.4%। चलिए विकल्प नंबर अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 4 विकल्प यहाँ है, नालंदा है, रोहतास है, सीवान है और शिवहर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? वो होगा आपका शिवहर। क्या होगा? शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार में। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका पांचवा नंबर प्रश्न में कहता है निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका पटना। क्या होगा? पटना जो आपकी जिला है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक बोला गया था, तो इसका आंसर होगा पटना। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया, एक मिनट, छठा नंबर क्वेश्चन आपको पूरा दिखना चाहिए, बिल्कुल अब दिख जाएगा पूरा। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दी? आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दिया है। तो ये जो परिभाषा है इसको किस अर्थशास्त्री ने दिया था ये हमें बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आपका मार्शल यानी कि प्रोफेसर मार्शल, दूसरा आपका फिशर यानी कि किंग फिशर, तीसरा आपका पीगू, चौथा विकल्प में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका पूरा नाम है किंग फिशर। क्या नाम है? किंग फिशर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। कहा गया आपका राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है ये हमें बतानी है। पहला आपका ऑप्शन है सरकार की आय, दूसरा विकल्प में आपको है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, तीसरा विकल्प है पारिवारिक आय और चौथा विकल्प में कहा गया उत्पादन के साधनों की आय। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादनों के साधनों की आय, यानी कि विकल्प नंबर जो डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आय।
चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की बारी है, वो भी सामने आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन देखिए और आंसर कमेंट में बता दीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा गया, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। पिछले क्लास में भी क्वेश्चन देखे थे ये हम, यहाँ भी क्वेश्चन है, चूंकि आपको मिलता जुलता रहेगा। जो आपका पहला चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन आंसर आपको बहुत सारे चैप्टर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आपका निर्माण, दूसरा आपका कृषि, तीसरा आपका परिवहन और चौथा आपका है व्यापार। बात हो रही है प्राथमिक क्षेत्र की, इसकी बात हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका कृषि। क्या हो जाएगा आपका कृषि, इसका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां में कहा गया, देखिएगा यहाँ पे, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। किसे प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। पहला आपका आयकर, दूसरा आपका उत्पादन कर, तीसरा इनमें से कोई नहीं और चौथा है बिक्री कर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपको प्रत्यक्ष कर जो है डायरेक्ट जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपको आयकर। क्या आपका आयकर भरना होता है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। आय जो आपकी इनकम होगी उसी में आप टैक्स भरिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि रहेगा आपका 10वां नंबर। 10वां में कहा गया, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बिहार की, वो बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, पटना है, गया है, शिवहर है, नालंदा है। तो सबसे अधिक बात होगी तो उसका आंसर होगा पटना की। चलिए यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां में कहा गया, देखिएगा यहाँ पे, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर सही रही है। कितनी रही है यहाँ पे औसत विकास दर वो बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा उस पर हम लोग आते हैं, वो आपका हो जाएगा 4.2%। कितना, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको 4.2%। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 12 यानी कि 12वां क्वेश्चन। 12वां में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, 12वां में कहा गया, राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। किससे राष्ट्रीय गन्ना नहीं मापी जाती है। पहला आपका सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, चौथा आपका है मौद्रिक उत्पादन। इसका आंसर क्या होगा, मौद्रिक उत्पादन जो है वो आपका राष्ट्रीय आय का आयाम नहीं होता है, जो कि आपका है मौद्रिक उत्पादन। चलिए 13वां क्वेश्चन, चूंकि इस क्लास में भी हम लोग मात्र 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, तो बस शुरू से आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। जो थोड़ा लेट में आए होंगे आप यहाँ पे रिपीट कर लेंगे फिर से क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे 13वां नंबर में कहा गया, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। बिहार के आय में जो है सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका कृषि क्षेत्र का। क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो आश्रित किस पे हैं बिहार के, तो वो आपके कृषि पे। चलिए यहाँ पे अब 14वां नंबर क्वेश्चन। 14 में कहा गया, देखिएगा ध्यान से, 14 में है, दादा भाई नौरोजी ने, क्या आपका दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। तो आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। तो कब लगाया था ये हमें बतानी है, तो इसका आंसर होगा 1868 में। कब, ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है 1868 यानी कि 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले लगाई गई थी। चलिए अब 16वां नंबर क्वेश्चन। क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। चलिए 15 में कहा गया, कार्यों के बदले में जो परिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं उसके बदले जो हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो उससे कहते हैं हम लोग आय यानी कि इनकम। क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, यानी कि कमाया हुआ पैसा कहते हैं, उसको हम लोग इनकम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा आपका 16वां नंबर। 16वां में देखिए, 16वां में कहा गया आपका, निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है, ये बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका कृषि, दूसरा आपका रुपया, तीसरा खिलौना, चौथा आपका सोना। तो विनिमय का सबसे अच्छा जो सबसे सर्वोत्तम जो माध्यम होता है वो होता है आपका रुपया यानी कि पैसा। पैसा से ही विनिमय यानी कि हम लेन देन किसी वस्तु को आसानी से कर पाते हैं। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो प्रत्येक शाम जरूर जुड़िएगा क्लास के साथ, काफ़ी आपको मज़ा आएगा क्लास में। अभी हम कम क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य, देखिए यहाँ बिहार की बात हो रही थी, बिहार के किस जिले की बात हो रही थी।
यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बिहार है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है और गोवा है। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका गोवा। तो भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, आंसर होगा गोवा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां में कहा गया उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यापारिक है या उपरोक्त तीनों हैं। तो उत्पादन और आय गणना विधि जो है आर्थिक रूप से वो उपरोक्त तीनों में आएगा, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो उपरोक्त तीनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां में कहा गया वर्ष का आपका वर्ष 2005-06 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी। किस राज्य में 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय अधिक थी। 4 विकल्प दिए गए, इसी में से चारों में से पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा आपका उड़ीसा। सही उत्तर क्या होगा, वो होगा आपका महाराष्ट्र की। किसकी, महाराष्ट्र की, चारों में से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया y=c+l फार्मूला को बताया। किसने बताया था ये, प्रोफेसर किंग्स, प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगू। तो ये जो फार्मूला को बताया था वो था आपका प्रोफेसर फिशर ने। किसने, y=c+l का जो फार्मूला दिया वो दिया था प्रोफेसर फिशर ने। चलिए आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। देखिए एक एवरेज प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, वर्ष 2008-09 की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका 25,494 रुपया। जैसे आपको पता होगा कि अभी जनगणना होने वाली है, जैसे जनगणना होगी 10 वर्षीय जनगणना है ना, तो यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, राजकीय आय कितना है, ठीक है, कितनी साक्षरता दर है, ये सब आपको बिल्कुल आसानी से मालूम चल जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको बताई गई हो सब क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी रहा होगा। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, प्रत्येक स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो दोस्त क्लास में नहीं रहे होंगे दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे और अगले क्लास से सभी दोस्तों के साथ आप जरूर जुड़ें, ताकि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास कराई जाएगी आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप समय से क्लास में उपस्थित हो पाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।